तहसीलदार was directed to be present here. हाँ, बुलाइए। क्या हुआ आपकी, क्या क्या कंप्लायंस है 22/11 के ऑर्डर की? सर ये था, ये जमीन माइक ले लीजिए। सर ये जमीन नगर निगम की ही नाम पे जमीन थी सर, और नगर निगम ने सुधीर पारिक को किराए पे जमीन दी थी सर। ये 50 नंबर जमीन है सर, 50 नंबर की दुकान है सर, और इसमें सुधीर पारिक का ही पहले से ही कब्जा था और इसका सामान भी रखा हुआ था सर। तो इसमें किसी ने ताले के ऊपर ताला लगा दिया था सर। तो वहां पर दरगाह की जमीन है सर, साइड में दरगाह भी थी, तो उन्होंने HM नहीं हो, हिंदू मुसलमान विवाद नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी जगह आवेदन लगाए थे। कलेक्टर महोदय को भी आवेदन लगाया था, जिसकी फिर हमने जांच करी और नगर निगम। सुधीर पारिक ने आवेदन लगाया था? जी सर, सभी जगह लगाया था सर, थाने में भी लगाया था सर, नगर निगम में भी दिया था। आवंटन है सुधीर पारिक के? हाँ सर, है, खसरा है सर, अवलोकन कर सकते हैं सर। तो फिर उसकी पुष्टि करी सर। आप चूंकि इन दोनों ने फिर अपनी अपनी शिकायतें भी करी थी, मतलब दरगाह की तरफ से भी शिकायत हुई थी कि मतलब ये जमीन हमारी है और ये इन्होंने गलत तरीके से बोले ये इनकी दुकान बता रहे हैं। फिर पूरी पुष्टि करी, नगर निगम ने बोला कि नहीं ये हमारी स्वामित्व की जमीन है, और हमने हमारे रिकॉर्ड में भी उन्हीं की जमीन पाई सर। तो फिर उनको जो ताला लगाया था अवैध रूप से, उसको सिर्फ हटाया सर। ठीक जी। अच्छा, the first order में kindly under what provision he has taken this action? और लीज जो नहीं वो बात सब लीज जो जिसकी बात कर रहे हैं वो लीज एक्सपायर हो चुकी 2019 सब हो चुकी होगी। पहले आप इतना बता दीजिए कि ये दरगाह की जमीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दरगाह के नाम से दर्ज है, या आपने कोई डिमार्केशन के लिए आवेदन दिया कि ये जमीन दरगाह के हित की जमीन है और इसलिए जो है इसको डिमार्केट करके दुकान को दरगाह के नाम पे दर्ज किया? इतना लॉर्डशिप में काइंडली टर्न ऑन will not harass our revenue officials on your asking. I'm not लॉर्डशिप में काइंडली टर्न ऑन। पहले आप अपना टाइटल बता दीजिए। हाँ, पेज 12 पे खसरा है फाइल। पेज 12 पे खसरा, पेज 12 is annexure लॉर्डशिप P1 only. Page 12, yes. Lordship, I may be permitted for 5 minutes just to lay down the facts, Lordship. Lordship, what has happened? This property, the entire this is the case pertains to only 2 shops, Lordship. That is, the total area is around 432 square feet. Now, this belongs to the part of Khasra number 351, which is the total area that belongs to one Farooq. Now, the Farooq has given power of attorney to the petitioner for the maintenance of Dargah. Now, we were in peaceful position. दरगाह में क्या मुतवली अपॉइंट नहीं होते क्या? Lordship, दरगाह में he is the Muhammad Amin, who is the petitioner, is taking, he is appointed. अरे पहले दरगाह में, दरगाह क्या है? It's a kind of a trust. Lordship, तो उसमें तो मुतवली अपॉइंट होगा। he is acting, he has also come, Muhammad Amin has also come. He is acting as a mutalli, Lordship. मुतवली का अपॉइंटमेंट होता है ना, मुतवली का अपॉइंटमेंट होता है। कहाँ है वो अपॉइंटमेंट मुतवली का? जब तक वो अपॉइंट नहीं होगा तब तक he has no locus. No, but he has the power of attorney from the landowner. Power of attorney है। Landowner once creates a वक्फ, जब एक बार दरगाह बन गई तो वो वक्फ में चली गई संपत्ति। नहीं, प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं गई है। अच्छा, प्रॉपर्टी स्टिल बिलोंग्स टू द ओनर। ओके, he has प्राइवेट निजी दरगाह है ये। नहीं लॉर्डशिप, भूमि दरगाह अलग है, उसके मेंटेनेंस के लिए जो निजी ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है इनके पिटिशनर के नाम। दैट पावर ऑफ अटॉर्नी आई हैव फाइल्ड इन दिस पिटिशन। नाउ व्हाट हैड हैपेंड? जमीन का खसरा नंबर क्या है? 351 लॉर्डशिप। कहाँ है वो, किस रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है 351? यही मैंने जो लगाया पेज नंबर 12 में। लॉर्डशिप, क्या लिखा है इसमें 351 के बारे में? 351 ये मुनीर अहमद उर्फ सुल्तान मोहम्मद फारूक है। ही इज फादर ऑफ मोहम्मद फारूक। पेज 12 में जो है 2 खसरे लगाए मैंने, 12 और 13 दोनों में लगाए। 13 भी देख लेंगे इसमें। 351 खसरा नंबर 351। The old number was 262, Lordship. 262 is written over here. I have mentioned in my petition. Now, he is father of Farooq, Lordship. कितनी भूमि है आपकी? Munir Ahmad is father of Farooq, and the Munir Ahmad has already expired. Now the Farooq has given the power of attorney in favor of the present petitioner, Lordship. This is not in dispute. They are not disputing this fact. They may not be disputing, but we would like, this court would like to know कि मुनीर अहमद साहब की मृत्यु के पश्चात जो है, जब वो फौत हो गए तो इनका नाम कब आया, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, कब चढ़ा राजस्व रिकॉर्डों में? Lordship, that राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ेगा तब तक जो है पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे दे दी जाएगी? But they were having the valid gift कर दी गई थी प्रॉपर्टी। कहाँ है वो गिफ्ट डीड, बताइएगा। Where is the gift deed?
Lordship, we have the gift कहाँ है? deed. नहीं नहीं, we have नहीं, it should have been on record. Lordship, gift deed is already there. We will place it on record. But since they were not disputing this fact, Lordship, we have filed a khasra. Bhai, when you are arguing a case before the court, you should be able to make us understand that what is the complete genesis of the case, on which documents your case is based. Lordship, Now you say that you received that property in gift. You claim yourself to be son of Munir Ahmad. Lordship, Now Munir Ahmad, instead of making a testamentary transfer, has gifted it. Gift में मतलब क्या हुआ? gift deed हिबा has कर been दी गई. gift deed has been hiba has been executed. हिबा है तो क्या? Document has been executed. रजिस्टर्ड हिबानामा है. That unregistered, Lordship. अच्छा. Lordship, but power of attorney is on record. I have filed that power. Power of attorney will come much later. Power of attorney तो उस व्यक्ति की उसमें होती है पूरा जिसका हक genesis- है. कल को आप हाई कोर्ट की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें तो नहीं साहब, वो खसरा भी उसकी कोई वैलिडिटी होगी क्या? नहीं, खसरे में भी लगा अपना नाम चढ़वा लें. उसकी कोई वैलिडिटी होगी? पहले आपको ही बताना पड़ेगा कि आपका क्या हक और स्वत्व है, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी काम करेगी. सब मेरा सबमिशन ये था कि vacant possession of the shop cannot be It is taken not by the the vacant tehsil. possession of the There is no provision in law. First of all, you are required to show that that shop is not belonging to municipality or Nagar Nigam, Lordship, but it belongs to the private owner. Lordship. पहले इतना बताइए, उसके बाद में अगर उतना आप बता देंगे तो हम इनके खिलाफ कॉस्ट लगाएंगे. और अगर यह आएगा रिकॉर्ड पर कि वो म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है and you have no locus. Lordship, my respectful submission is this can be a matter of civil suit. The declaration of title You they could are file required to civil file. suit. No, they are required to file before taking possession. They No, cannot no, take no, no, possession. no. सब यहाँ तीन You are claiming that shop to So be they had taken- situated. No. Please. they had taken possession, They Lordship. had taken possession. How Fine. under what provision? Now you should have filed a suit saying that this property is situated on my private land. It is my property. You should have filed a copy of the approved map, copy of the building permission, etc., to show that with the permission you constructed that shop and it is your property and they cannot take away. You should have filed a suit for injunction and declaration. Lordship, this judgment only 2 paragraphs may kindly be seen, Lordship. जी. हम अभी फैक्ट्स पर तो एक हुए नहीं, जजमेंट साहब, पहले आ बस गया. मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ. आप पढ़िए. Last 2 paragraphs. I have heard the learned counsel for the petitioners and perused the record. Admittedly, the Manju Devi filed civil suit and obtained decree of title and got the sale deed in favor of defendants declared void. In the said civil suit, she did not seek the decree of possession. Even at the time of filing of civil suit, the land was not vacant and there were 4 shops were constructed on it. The land was not used for agriculture purpose. The contention of the learned counsel for the petitioner is that without diversion, the shops were constructed. Therefore, the land in question is liable to be treated as agricultural land and for which the proceedings under section 350 of MPLRC is maintained. Admittedly, the land is not vacant land and not used for agriculture purposes. There are 4 shops were constructed on it. The decree cannot be obtained invoking the provisions of MPLRC, which applies only on limited circumstances when the Bhumi Swami was dispossessed illegally within the period of 2 months. In this case, after contesting the civil suit, the proceedings under 250 were sought to be invoked for obtain the vacant possession of the shops. So, Lordship, my submission is that the provisions of MPLRC are not applicable. They cannot take possession of the suit shops in this manner. No notice has been given to me. 250 की कार्रवाई करके लिया इन्होंने पोजीशन. क्या ये तो इनका केस ही नहीं है. Lordship, that is why this honorable court has That will issued later show on, cause first of- notice. आप बहुत आगे जा रहे हैं वकील साहब. पहले आप ये बताइए कि आपका टाइटल और But then पोजीशन I may be permitted to file all the relevant documents of लिखिएगा. श्री साकेत अग्रवाल, after arguing at length, prays for time to file all relevant documents to show his title and ownership of the said shop, which according to Shri Abhishek Singh, learned government advocate, assisted by Shri, आपका शुभ नाम बताइए. रामलाल पगारे, तहसीलदार बुरहानपुर. रामलाल पगारे, Shri Ramlal Pagare, तहसीलदार बुरहानपुर. Burhanpur, is a property belonging to Municipal Corporation Burhanpur. Full stop. According to Shri Pagare, that was let out by Municipal Corporation Burhanpur in favor of the private respondent. संध्या सुधीर. Sir, that lease has expired, Lordship. हाँ ठीक है, मैंने वो लगाया है. लिखा देंगे.
श्री सुधीर कुमार पारिक, संध्या सुधीर पारिक हैं? संध्या सुधीर श्रीमती पारिक संध्या, wife of Sudhir Kumar Parik, and that being the property of the municipal corporation and petitioner treating it to be property of private owner Farooq, Lordship, Mohammed Farooq. Farooq had put his lock over the shop, which was found to be illegal and was removed. Full stop. Next paragraph. At this stage, Shri Saket Agarwal submits that the lease which was granted in favor of Srimati Sandhya, wife of Sudhir Kumar Parik, has already expired. तो आपने इस लीज को कब चुनौती दी थी? अगर ये आपकी संपत्ति थी, Please. आपने खुद ही यहाँ एडमिशन, नहीं, हमको मालूम ही नहीं था कोई लीज एक्सपायर हो लीज गई। एक्सपायर, अभी आप ही तो कहा नहीं लीज नहीं नहीं expire साहब, हो गई। मतलब लीज इनको दे दी है, कब नगर निगम का नाम चढ़ गया हमको मालूम ही नहीं था। नहीं, आपने लीज पर दी थी क्या? नहीं, हमने नहीं लीज पे दी थी। फिर जब लीज एक्सपायर हो गई, आप कह रहे हैं मतलब ये है कि ये म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है। लॉर्डशिप अभी अभी नहीं साहब, मैंने expired. ये मैंने लॉर्डशिप आई मे बी परमिटेड टू Lease has expired. लीज अभी उन्होंने रिन्यूअल करवा ली है। Lease has expired is an tacit admission that the property is of municipal corporation बुरहानपुर। नहीं, आई एम नॉट एडमिटिंग लॉर्डशिप। हाँ ठीक है, ये हम लिखा रहे हैं, आप थोड़ा ना लिखा रहे हैं। जब आप यहाँ बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से लिखाइएगा, अभी हमारे को हमारे हिसाब से लिखाने दीजिए, ठीक है? क्या लिखा? बुरहानपुर, full stop. It is another indirect admission is that when once lease in favor of Srimati Sandhya, wife of Sudhir Kumar Parik, is admitted, that means that petitioner or his predecessors was duty bound to challenge execution of said lease deed before the court of competent jurisdiction, so to assert their title over the property, full stop. Neither there is any document available on record to show that present petitioner or the person who has given him power of attorney has been able to get his name mutated in place of Munir Ahmad alias Sultan Jamirut, क्या नाम है? Munir Ahmad alias Suleiman, सुल्तान लॉर्डशिप उर्फ Sultan alias Sultan. Nor there is any mention in the cost title that Muhammad Amin is acting as a power of attorney of Shri Farooq. Farooq. That I have mentioned in the later part of Later part petition- cost title में petition जब फाइल होती है तो उसी में लिखा जाता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल कर रहा है। पहले टाइटल में फारूक साहब का नाम आएगा थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। हमें बेसिक भी सिखाना पड़ेगा क्या यहाँ पर? पावर ऑफ अटॉर्नी पे जब भी कोई दावा प्रस्तुत होगा तो कैसे होगा? पहले ओरिजिनल साकेत अग्रवाल थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी श्री अभिषेक सिंह, ऐसे बनेगा कि अभिषेक सिंह फाइल कर देंगे और फिर नीचे लिख देंगे। चलिए, मोहम्मद है, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ और मैं इस पूरे विमान को और सभी यात्रियों को ब्लास्ट करके उड़ा। सोचिए कोई इंसान अचानक आकर एक ऐसी जगह ये बात कहता है जहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल एक वीडियो दिखाते हैं आपको जो मलेशियन विमान का है और ये तेजी से वायरल हो रहा है। ये विमान कुआलालंपुर से सिडनी जा रही थी और अपने सही समय पर यात्रियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद विमान ने उड़ान भरी। सब नॉर्मल चल रहा था, यात्री आराम से अपने अपने सीट पर बैठे थे, सिडनी पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सभी के होश फाख्ता हो जाते हैं। I say this You okay? वीडियो को देखकर आपको सब समझ आ रहा होगा। दरअसल विमान आसमान में होती है, तभी एक व्यक्ति उठता है और चिल्लाने लगता है, कहने लगता है मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ और मैं इस पूरे विमान को और सभी यात्रियों को ब्लास्ट करके उड़ा दूंगा।
अब बाकी के यात्री इसे देखकर डर जाते हैं। विमान में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। विमान के क्रू मेंबर भी चौंक जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब करे भी तो क्या करे। वो बाकी यात्रियों के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगता है क्या वो अल्लाह का गुलाम है और जबरन इस पर हामी भरने को कहने लगता है। इतना ही नहीं, वो अपने बैग में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश करने लगता है। इससे यात्रियों की जान हलक में आ जाती है। हालांकि बाद में जब बैग को चेक किया गया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इस इंसान के इस हरकत से फ्लाइट को लैंड कराया गया और इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करने लगे। एक यूजर लिखते हैं, इनको तो एक ही काम आता है, भीड़ में जाकर फट जाना। अमेरिका भी पीछे हट गया। एक बार तो उसने भी अच्छा सबक सिखाया था, लेकिन पिछली बार बूढ़ा बीमार राष्ट्रपति चुन लिया गया जो डर कर पीछे हट गया, जिसने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला ली। हथियार, गोला बारूद, प्लेन, हेलीकॉप्टर सब उनके इस्तेमाल के लिए छोड़ और देश को तरक्की पसंद अफगानियों को तालिबान के सहारे छोड़ दिया। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, इस्लामिक आतंकवाद से पूरे विश्व परेशानी में है। ये एक ऐसा टाइम बम है जो कहीं भी विस्फोट हो जाता है और सैकड़ों लोगों को मार देता है। इनके रूप, शक्ल, शरीर देखकर लगता है कि वह थूका हुआ मान है। एक और यूजर लिखते हैं, ये दुनिया की एक लौती वाहिद कौम है जो मरने मारने की बात हमेशा करती है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, इस हरकत पर सभी वामपंथ भी चुप्पी साध लेंगे। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, इस सब के बाद इसको कौन सा ट्रीटमेंट मिला, सेकंड या थर्ड? बता दें कि यह घटना मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर MH122 की है। पिछले साल की ये घटना है। खैर, ये इन लोगों के लिए आम बात है। इनकी ऐसी तस्वीरों का वीडियो आपको लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिख ही जाएगा। कोई नई बात नहीं है, ऐसे वीडियोस को देख करके कुछ नया हमें देखने को नहीं मिलता। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें प्लेन के अंदर एक नमाजी नमाज करते हुए नजर आ रहे थे और बाकी के यात्री वहां खड़े थे और इंतजार कर रहे थे इनके नमाज के खत्म होने का। लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं पर उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे। चाहे तो ये सोचकर कि ये अल्लाह से दुआ कर रहा है तो इसकी भावना को ठेस ना पहुंचाया जाए, या फिर शायद इसलिए कि क्या पता ये भी गुस्से में कहने लगे कि मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ और मैं इस पूरे विमान को और सभी यात्रियों को ब्लास्ट करके उड़ा दूंगा। ऐसे वीडियोस को देखकर आपके मन में क्या आता है, कमेंट कर जरूर बताएं। राहुल गांधी उस K2 के एजेंडे का जो ISA का एजेंडा है उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सिखों को बदनाम करेगा तो सिख उसको छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में सिखों पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के सिख नेता राहुल गांधी को सिखों पर उनके बयान को लेकर अदालत में घसीटने तक की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक विमर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। पुरी ने कहा कि राहुल की टिप्पणी भयावह है क्योंकि उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए विदेशों में रह रहे सिख समुदाय के सदस्यों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए बयान पर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार 11 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। शाम 4 बजे के आसपास बीजेपी के लोग भारी संख्या में एकजुट होकर वहां नारेबाजी और जमकर हंगामा करने लगे। कुछ पदाधिकारी जोश में आकर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड पर चढ़कर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। देखिए, सीधी सीधी बात है, राहुल गांधी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो कि देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती से सब कर रहे हैं। वो विदेशी धरती से ये सब कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने कल कहा था कि यही बयान अलगाववादी यूज करेंगे।
आज खालिस्तानी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर सिखों को दिक्कत है, अब वह पूरी तय उम्र इस बात को कहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन सिखों के बारे में ये कह रहे थे। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब कश्मीर में 370-35 से हटाया गया था, और उस बयान का उपयोग इमरान खान ने यूएन में किया था। वह लगातार आज वह ऐलान उमर से मिले हैं जो कि भारत विरोधी है। ये ISA का एजेंडा है, K2 का एजेंडा है। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी उस K2 के एजेंडा का, जो ISA का एजेंडा है, उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। बाद में दिल्ली पुलिस को हालात काबू करने के लिए बीजेपी के सिख नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। इनमें RP सिंह भी शामिल हैं। वहीं पुलिस की ओर से पकड़े जाने के बाद बीजेपी के सिख नेता RP सिंह ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल किया है। उन्होंने गलत बयानबाजी की है। राहुल गांधी अब अपने पिता राजीव गांधी का समयकाल भूल गए हैं। राजीव गांधी ने तब दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल कराया था। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर एक कार्यक्रम में कहा था कि इंडिया में इस बात को लेकर लड़ाई है कि क्या एक सिख को पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, या एक सिख को गुरुद्वारे में जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। बहरहाल अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विदेशी धरती पर दिए बयान को लेकर के अब भारत में सियासी घमासान कुछ ज्यादा ही तेज हो चला है। वीडियो डेस्क। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को टेरर फंडिंग केस में मंगलवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद को 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। राशिद को ये जमानत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिली है। इस दौरान वह विधानसभा चुनाव का प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर तक होगी। इंजीनियर राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर बताली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे NIA ने घाटी में आतंकी समूह और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने बारामूला सीट से जीत हासिल की थी और अपने प्रतिद्वंदी उमर अब्दुल्ला को हराया था। इंजीनियर राशिद का असली नाम शेख अब्दुल राशिद है, जो जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक और संरक्षक हैं। इससे पहले वो हदवाड़ा के लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे। इंजीनियर राशिद ने 2008 में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का करियर छोड़कर राजनीति में कदम रखा। साल 2008 और 14 के विधानसभा चुनाव में वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लंगेट विधानसभा क्षेत्र से जीते। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना की। राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जेल से चुनाव लड़ते हुए बारामूला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को हराया था। इंजीनियर राशिद लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से करीब 2 लाख वोट से जीते थे। उन्हें तकरीबन 3.25 लाख के आसपास वोट मिले थे। राशिद खुद तो जेल में थे, लेकिन जेल के बाहर उनके लिए 23 साल के उनके बड़े बेटे और 21 साल के छोटे बेटे ने खूब प्रचार प्रसार किया। खास बात यह है कि राशिद के बेटों को चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 10 दिन मिले थे। राशिद के पूरे प्रचार पर सिर्फ 27 लाख रुपए खर्च हुए थे। राशिद बारामूला लोकसभा से निर्दलीय सांसद हैं। उनके भाई खुर्शीद अहमद 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर की लंगेट सीट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में वो अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं राशिद की मिली बेल को लेकर के उमर अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। है 22 दिन की, कैसे देखते हैं आपसे? क्योंकि कोई नहीं ना, इसमें देखने वाली क्या बात है। हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हलके के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है। ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए, और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ लेना पड़ेगा और नॉर्थ कश्मीर के लोग दोबारा एक नुमाइंदे के बिना होंगे।
बहरहाल देखना यह होगा कि इंजीनियर राशिद अपने भाई खुर्शीद अहमद को 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर की लंगेट सीट से जीत दिला पाते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क। The point is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. He, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kara in India. He, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. India is called a union of states. In the constitution it's written clearly. तो कहते हैं यूनियन भी ये सब अलग अलग है और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में। ये द ब्रिज बिटवीन दीज टू ग्रेट यूनियंस ऑफ स्टेट्स। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में सिखों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर अब देश में विवाद हो गया है। बीजेपी के सिख नेता राहुल गांधी को सिखों पर उनके बयान को लेकर अदालत में घसीटने तक की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका में सिख समुदाय पर टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक विमर्श गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुरी ने कहा कि राहुल की टिप्पणी भयावह है क्योंकि उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए विदेशों में रह रहे सिख समुदाय के सदस्यों के लिए और उनके बीच झूठ फैलाने की कोशिश की है। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और उनके बयान को लेकर के देश में नेताओं ने क्या कुछ कहा है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? With the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kara in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana, I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. So now, see when I say Kerala, I've been a member of parliament for Kerala. So when I say Kerala, first, Maharashtra, Andhra Pradesh now. So first when you don't understand these things, you say Kerala is just a simple word. Or you say Punjab is a simple word. But these are not simple words. This is your history, your language, your tradition, your entire imagination is in these words. एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। चक्रवर्ती क्लास स्टेटमेंट दी जाती है मूर्खता में, तो सवाल ये पूछना चाहिए राहुल गांधी जी, आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है, कहां रहते हैं, कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई आई एम ए वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kara. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kara. आज फिर इन्होंने देखा है भी, अगर
कोई देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जहां 1.5 साल कोई एजिटेशन चला सकता है, तो वो किसान या सिख चला सकते हैं। देश के अगेंस्ट करने की कोशिश अब भी इनको, खुद तो इनसे कुछ हुआ नहीं, ना हो सकेगा। अब इन्होंने ये चीज देख के भी किस तरीके से सिखों को आग लगाएं, उनको चिंगारी लगाएं, उनको ट्रिगर करें भी दोबारा 700 लोग तो उनके शहीद हुए। इन्होंने इस तरीके से उनको कल्टीवेट करके, इस तरीके से उनको यहां पे धरने लगवा के सड़कों पे रोक के रखा। देखिए, राहुल गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी कोई दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकते। ऐसा सपना अब्दाली ने भी देखा था, औरंगजेब ने भी देखा था, जकरिया खान ने भी देखा था, कांग्रेस ने भी देखा और गोरों ने भी देखा, लेकिन कोई भी इसको साकार ना कर पाया। हम ऐसे सपने देखने वालों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बातें करें, सत्ता हासिल करने के लिए कम्युनिटी को बदनाम करें, एक कम्युनिटी को डिमीन करें, एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाएं, नफरत के बीज बोएं। बहरहाल एक बार फिर विदेश में भारत को लेकर के, खासतौर से सिखों को लेकर के टिप्पणी पर राहुल गांधी एक बार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर नहीं। This sort of submissions come from. One second. Are you trying to address the gallery outside the court? That's what he's doing. One second. Can we just? I've been noticing your demeanor for the last 2 hours. Can you first lower your pitch? Please, one second. Listen to the Chief Justice. Don't raise your voice. Lower your pitch. My lord, Second, you are addressing 3 judges in front of you, not the large audience which is watching this proceedings in the video conferencing platform. सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस में सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ गुस्सा हो गए और भरी अदालत में एक वकील की क्लास लगा दी। बता दें कि कोलकाता मामले में सुनवाई के दौरान एक वकील लगातार तेज आवाज में अपनी दलीलें रख रहे थे। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप बात सुनिए, अपनी आवाज को कम करिए। कोलकाता मामले पर सोमवार 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक वकील ने ऐसी हरकत की कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ उन पर जमकर भड़क गए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनसे कहा कि अपनी आवाज नीचे रखिए। वकील अपनी बात रखने के लिए बार बार तेज आवाज में बोल रहे थे, जिस पर सीजीआई चंद्रचूड़ को काफी तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने भरी अदालत में ही वकील को कस के झाड़ दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज की 3 सदस्यीय बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे थे। इसी बीच एक वकील अपनी बात रखने के लिए जोर जोर से बोलने लगा। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें टोका और कहा, सीजीआई को सुनिए और अपनी आवाज नीचे रखिए, अपना वॉल्यूम कम कीजिए। मिस्टर सिब्बल अभी बंगाल सरकार की ओर से दलीलें दे रहे हैं। हमने कहा है ना कि कोई दंडात्मक ट्रांसफर नहीं होगा। बता दें, सीजीआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आप यहाँ पर बेंच संबोधित करने के लिए हैं, उन लोगों को नहीं जो वीडियो स्ट्रीमिंग पर कोर्ट की कार्रवाई देख और सुन रहे हैं। ये वकील कोर्ट में नेशनल टास्क फोर्स में बदलाव डेंटल डिपार्टमेंट से भी डॉक्टर को शामिल करने की मांग कर रहे थे। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डेंटल एसोसिएशन की तरफ से आप ईमेल भेज दीजिए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीएफ का गठन किया गया था, जिसमें 14 सदस्य हैं। 14 सदस्यों में से 11 सीनियर डॉक्टर हैं। एनटीएफ का गठन डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए किया गया है। वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों के काम पर न लौटने के चलते 23 लोगों की जान जा चुकी है। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि डॉक्टरों को ड्यूटी पर वापस लौटे। वो ये नहीं कह सकते कि सीनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं। हमारी नजर हर किसी पर है। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी कहा कि उन्हें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने सरकार को ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए और यह भी कहा कि अगर वे कल शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौट जाते हैं तो एक्शन न लें। वीडियो